जितनी आपके पास इक्वेशंस हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जितनी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, हम उन इक्वेशंस को सॉल्यूशंस के लिए, अब हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो गए, क्योंकि जब इक्वेशन बनानी थी तो हमने दो स्लैग वेरिएबल एंटर किए जिससे ये इक्वेशंस बन गई। लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि आपके पास इक्वेशन दो हैं और वेरिएबल चार हैं। किसी दो वेरिएबल को आपको जीरो पुट करना था, और वो कौन से दो? एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ आपने वो जीरो पुट करने थे। और देन हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड किए, ये वाले। उसमें से कुछ फिजिबल आए, जो नेगेटिव आ गए वो हमने डिस्कार्ड किए, और जो फिजिबल रह गए उसमें से हमने नोट किया कि कौन से इसमें से जो हैं वो फिजिबल है और कौन से जो है वो इनफिजिबल सोल्यूशन है। और फिर जो फिजिबल हैं उसमें से हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन जो था वो फाइंड आउट किया। लेकिन ये प्रोसीजर बड़ा लेंथी हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि आप इस डेटा सेट से जितनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन हैं उतने ही वेरिएबल के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि दो, तो सिर्फ दो ही वेरिएबल फाइंड हो सकते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। तो सिंपलेक्स मेथड एक वो सिस्टमैटिक वे है, स्मार्ट वे, जो कि आपको ये प्रोसीजरल वे बताता है कि किस तरह से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वो प्रॉपर स्टेप के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ले जाएगा। स्टार्ट उसने एक फिजिबल सॉल्यूशन से करना है, बेसिक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल जो कि नॉन जीरो जिनका सॉल्यूशन हो उन्हें हम कहते हैं कि वो बेसिक वेरिएबल्स है। ठीक है। और जिन वेरिएबल का सॉल्यूशन जीरो हो उन्हें हम कहते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। तो किसी आपने एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से अपना प्रॉब्लम आपने स्टार्ट करना है, एंड देन मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं। जैसे ये था ऑप्टिमलिटी कंडीशन। ऑप्टिमलिटी कंडीशन ये थी कि जो आपने वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल से मुराद क्या है कि अगर आप इनिशियल टेबल देखें, ये वाला टेबल इनिशियल टेबल, इसमें इस वक्त ये दो वेरिएबल के सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल के सॉल्यूशन ही फाइंड हो सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमें चाहिए ये वाले बेसिक वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल, इनके हमें सॉल्यूशन चाहिए। ये होने चाहिए एंटरिंग वेरिएबल, जो कि नहीं है। तो इसके लिए फिर आप एक क्राइटेरिया फॉलो करते हो एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल का। ये है द एंटरिंग वेरिएबल इन अ मैक्सिमम प्रॉब्लम इज द नॉन बेसिक वेरिएबल with the most negative coefficient in the z equation. Most negative coefficient in the z equation. A tie is broken operatively. अगर वो दो वेरिएबल के सेम आ जाते हैं तो कहता कोई इनमें से एक पिक कर लिया जाए। When all the coefficients of the non-basic variable in the z equation are non-negative, then the optimum is reached. फिर कहता है ये ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो रीच हो जाएगा। फिर एक ने जगह भी उसके लिए अवेलेबल करनी है, फिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्ट अ लीविंग वेरिएबल। अब लीव वेरिएबल इसलिए करवाना है कि चूंकि एट ए टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल का सोल्यूशन हो सकता है, दो वेरिएबल एज अ बेसिक वेरिएबल आ सकते हैं, तो आपने इनमें से एक वेरिएबल लीव भी करवाना है। सेलेक्ट अ लीविंग वेरिएबल यूजिंग फिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बोथ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, दोनों के लिए। द लीविंग वेरिएबल is the basic variable having the smallest negative ratio of the right hand side of the constant equation. ठीक है ना? Having the smallest non-negative ratio of the right hand side of the constant equation to the corresponding constant coefficient in the pivot column. वो रेशो लेते हैं ना, आप रेशो लेते हो राइट हैंड साइड और डिवाइड करते हो पिवट कॉलम, और जो इस रेशियो में से स्मॉलेस्ट आ जाता है
उसको ही आप लिविंग वेरिएबल एक्चुअली डिसाइड कर देते हो। आप कहते हो कि ये हमारे लिए ये वाला जो वेरिएबल है ये एक्चुअली आपके लिए लिविंग वेरिएबल डिसाइड हो जाता है। एंड देन फिर आप गॉस जॉर्डन मेथड लगाते हो और कहते हो कि सॉल्यूशन उसका आएगा जिसके कोएफिशिएंट, जिसके कॉलम में एटलीस्ट बस सिर्फ एक जो है वो नॉन जीरो वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या होने चाहिए, वो जीरो कोएफिशिएंट्स के साथ, जो वेरिएबल्स हैं जीरो कोएफिशिएंट्स के साथ वो एक्चुअली होने चाहिए। अच्छा जी, ये तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया लास्ट टाइम। जैसे इसमें था मैक्सिमम, तो पहले हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया था मोस्ट नेगेटिव और फिर उसकी रेशो ली थी पिवट कॉलम के साथ। जो लीस्ट आया उसे हमने लीव करवा दिया और एक्स एंटर करवा दिया। और देन लास्ट जब आप पहुंचे तो लास्ट में आपको पता चला कि जी कि ये दोनों जीरो हो गए, कोई अब इसमें से जो मोस्ट नेगेटिव नहीं है, ऑप्टिमल अचीव हो गया। एक्स का आंसर 30 और वाई का आंसर 40 और जी वैल्यू 410, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। जब आपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम किया तो मैक्सिमाइजेशन में ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल था। इनिशियल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलना। इनिशियल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? हर इक्वेशन में एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि एज अ बेसिक वेरिएबल हो, यानी कि नॉन जीरो। अब ये हमें आइडिया नहीं है तो पहली इक्वेशन में कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, तो फिर क्या करते हैं, जो इक्वल वाली इक्वेशन होती है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेते हैं। जो ये इक्वेशन है इसमें स्लैग एंटर कर देते हैं, ये इक्वेशन है इसमें सरप्लस माइनस करना है, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आप एंटर करते हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, नथिंग मोर देन दैट। सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड करना ये कंसर्न होगा। देन जब आप, और इसके कोएफिशिएंट आप m के साथ जो है वो फाइनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रखते हो। अब आपने अपने दो ऑब्जेक्टिव बना लेने हैं। एक ये कि जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचे तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आए, लेकिन उस सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास यानी कि जो बेसिक वेरिएबल हैं उनमें से कोई भी बेसिक वेरिएबल जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का आप समझ लें कोई वजूद ही नहीं है। उसका काम तो सिर्फ एक था कि उसने आपको इनिशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था एंड देन और बस, उसके बाद खत्म। फिर इसके बाद कोई आपको कोई और सॉल्यूशन या इस तरह की कोई बात जो थी वो आपको नहीं करनी थी, ठीक है। तो आपने उसका जो इनिशियल सॉल्यूशन था वो एक्चुअली जो है वो आपने फाइंड करके और देन वो सारे का सारा काम जो था वो आपने प्रोवाइड करना था कि इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे सिंप्लेक्स में, चलते गए कोई इशू नहीं आया और हमने अपने सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन करनी है। 2x + 3y एक फंक्शन है, x + y <= 1, ये x है, ये y नहीं है। x + y > 4, ठीक है। अभी इसको ठीक कर लेता हूं, यहां पर एक्चुअली x है, तो x + y > 4। सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है। यहां पर तो स्लैग वेरिएबल आ जाएगा, इक्वेशन इक्वल हो जाएगी स्लैग वेरिएबल के साथ, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सरप्लस माइनस होगा, लेकिन साफ जाहिर है कि हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी शामिल करना होगा, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल शामिल करना है उसका कोएफिशिएंट m, और आपको पता था कि दिट इज अ बिग वैल्यू, अननोन है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है, अ बिग वैल्यू। और इसके बाद आप a से इक्वेशन 2 से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पर वो a की वैल्यू प्लेस करोगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ a इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड देन सॉल्व इट। तो ये हमारे पास फाइनल
इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज द z इक्वेशन, जिसमें m आ जाएगा। और m क्या चीज है? m इज ऑल्दो अननोन बट इट इज अ बिग नंबर। फिर चूंकि राइट साइड इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये सारा का सारा उठा के मैं लेफ्ट साइड पे ले गया विद द माइनस। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये जो कांस्टेंट है ये मैंने इसको राइट साइड पर रहने दिया, वेरिएबल सारे एक साइड पे। और पहला इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बना दिया मैंने। दिस इज द फर्स्ट बेसिक इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब चूंकि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन में हम जो सेलेक्ट करते हैं वो हम करते हैं मोस्ट पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमाइजेशन में करते हैं मोस्ट नेगेटिव नंबर, और यहां हम सेलेक्ट करते हैं मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट जी इक्वेशन में। अब जो मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट है ये है m-2, बहुत बड़ा नंबर, ये m-3। अब जितना भी बड़ा नंबर हो, आप बहुत बड़ा भी ना लें, 1000 ही सिर्फ ले लें, इसमें से 2 करें और इसमें से 3 करें, तो ये फिर मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा जो फर्स्ट वन है। तो वेरिएबल डिसाइड हो गया आपके पास ये वाला एज अ एंट्रिंग वेरिएबल, दैट इज x1। x1 इज एंट्रिंग। अब इसकी रेशो के साथ ली 1/1, 4/1, स्मॉलेस्ट डिसाइड हो गया, और ये डिसाइड हो गया लिविंग वेरिएबल। अब इसके स्टेप बाद क्या आपको आइडिया है कि न्यू पिवट रो में पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो 1 ही है, एंड देन इसके ऊपर नीचे एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये स्टेप सिंप्लेक्स मेथड के हैं, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो सिंप्लेक्स मेथड के मैं इसके ऊपर स्टेप्स कर रहा हूं कि इसके नेगेटिव के साथ आप न्यू पिवट रो को मल्टीप्लाई करोगे, R1 उसी रो में प्लस कर दोगे तो यहां पर जरूर 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड है उसमें भी मैंने यही काम किया है कि उसे मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो ये वही चल रहा है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन है, ये तो सोल्यूशन है, दिस वन इज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट आइट्रेशन ये कहती है कि मोस्ट पॉजिटिव लेना है, and there is no most positive number. No most positive number is the next entry variable. अब आप कहते हो कि नहीं जी ये तो आइट्रेशन खत्म हो गई, बिल्कुल आइट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो गया, और फाइनल जो सोल्यूशन आया आपका फिलहाल x is equal to 1 but at the same time a is equal to 3। चले इसमें y नहीं आ रहा तो y को 0, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है इसका आंसर 3 है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल तो कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसका आप आंसर 3 कह रहे हो। उसने तो सिर्फ ये काम करना था कि इनिशियल सॉल्यूशन देके फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में वो नहीं आएगा। लाइक ये वाला जो इक्वेशन थी, देखिए हमने प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया था, और जब हम लास्ट स्टेप पर पहुंचे एंड देयर इज नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर वो नहीं हो रहा कि ऑप्टिमल टेबल तक पहुंच गए लेकिन स्टिल वो अवेलेबल है, इसका मतलब है। और वहां पर भी आप देखें कि यहां 3m आ रहा है, m का तो हमें पता ही नहीं है सॉल्यूशन का। अगर फाइनल ऑप्टिमल टेबल आ गए, नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं होगी क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव कोई नहीं रहा, देयर इज नो नेक्स्ट आइट्रेशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो गया, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल में रहा है, वो बेसिक वेरिएबल में अभी भी शामिल है। तो देन हम डिक्लेयर कर देंगे कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है? नन ऑफ द कोएफिशिएंट इन द री रो इज मोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि कोई मोस्ट पॉजिटिव नहीं है, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है, नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं हो सकती, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल इज स्टिल इन द बेसिक सॉल्यूशन, सो द सॉल्यूशन इज इनफिजिबल। ये सॉल्यूशन नहीं है। याद है वो हमने ग्राफिकल मेथड में भी इनफिजिबल सॉल्यूशन का पढ़ा था, तो अब भी यही पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन इज इनफिजिबल।
तो ये इनफिजिबल सोल्यूशन है। तो समराइज कर रहा हूं कि अगर ऑप्टिमल टेबल में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो बेसिक वेरिएबल में शामिल हो, यानी कि वो सोल्यूशन मिक्स में शामिल हो, उसका आंसर 0 ना हो, तो सोल्यूशन है ना। हाँ, y इसमें नहीं है तो y का आंसर 0, वो मसला नहीं है। मसला आ रहा है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का आंसर 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि हम 3 कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो आर्टिफिशियल तो वेरिएबल था ही नहीं, उसने तो सिर्फ हमें एक स्टार्टिंग सोल्यूशन देना था और देन वो उसने क्विट कर जाना था। तो अगर ऑप्टिमल टेबल अचीव हो जाए, नेक्स्ट आइट्रेशन पॉसिबल नहीं है, और आप नोट कर रहे हो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल इन द सोल्यूशन मिक्स, तो देन हम डिक्लेयर कर देंगे कि दिस प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सोल्यूशन, कि उस प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये से हम कहते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन। तो सिंप्लेक्स मेथड, ऑप्टिमल टेबल, फाइनली आपने देख लेना है कि इसमें आर्टिफिशियल तो नहीं, अगर इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनफिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। 2x + 3y, दो कंस्टेंट दिए गए हैं। 4x + 6y इज इक्वल टू 24, x लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें दो स्लैग वेरिएबल आएंगे, लेस देन है तो स्लैग वेरिएबल आ जाएंगे, और 4 वेरिएबल हो गए इसी तरह से, और हम अपना पहला इनिशियल टेबल बना देंगे। दिस वन इज द फर्स्ट इनिशियल टेबल। अब स्टेप वही है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मोस्ट नेगेटिव आपने एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करना है। दिस वन इज द एंटरिंग वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसका कोएफिशिएंट -3 है, वो मोस्ट नेगेटिव है। इसके बाद आपने सोल्यूशन कॉलम के साथ रेशो लेनी है। 24 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 4, 3 डिवाइडेड बाय 0 नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है और वो है S1। तो S1 जो है वो हमारे पास जो है वो इस वक्त लीविंग वेरिएबल का रोल प्ले करेगा। तो ये लीव हो जाएगा यहां से, क्योंकि दो वेरिएबल ही रहने ना हर वक्त सोल्यूशन के तौर पे, बेसिक वेरिएबल्स के तौर पे, तो ये लीविंग के साइड हो जाएगा और ये एंट्री। अब जो पिवट एलिमेंट है दैट मस्ट बी 1, तो आप ये कह लें कि इसको मैंने 6 से डिवाइड किया है, किसको? रो 2 ऑफ द टेबल को, और ट्रांसफर कर दिया इसको इस रो में। तो जब 4 को 6 से डिवाइड किया है, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 0.67, 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 6.17, 0 डिवाइडेड बाय 6, और 24 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 4। ये बन गया पिवट रो, और इसके ऊपर नीचे अब होने चाहिए जीरोस। तो इसके ऊपर नीचे हमने जो है वो पिवट के वो 0 होने चाहिए, और ये हमने इसके ऊपर नीचे 0 भी कर दी। ये होगी पहली आइट्रेशन। अब जब आप दूसरी आइट्रेशन करने लगोगे, विच वन इज मोस्ट नेगेटिव? नो वन इज मोस्ट नेगेटिव। आपने कहा कि ओके जी खत्म, आइट्रेशन खत्म हो गई, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव नहीं है इसमें, तो वो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई इशू ही नहीं था, और आप इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे देंगे इसका। ठीक है, तो ये मैंने न्यू पिवट रो बनाई और ऑप्टिमल सोल्यूशन दे दिया। क्योंकि इसमें x नहीं है इस फिजिबल सोल्यूशन में, तो x का आंसर 0, y का आंसर 4, y का आंसर 4, और z का जो ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। अब जरा फंक्शन क्या था? z फंक्शन था 2x + 3y, x की जगह 0 रखा, y की जगह 4 रखा, तो ये 12, तो और 12 इज द मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। फिलहाल तो कोई इशू नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अगर आपका जो फाइनल सोल्यूशन अचीव हो जाए, जो कि यहां तक हमारा फाइनल सोल्यूशन अचीव हो गया, देन आइट्रेशन आपकी खत्म हो चुकी है। अगर आपके पास फाइनल सोल्यूशन अचीव हो जाए, और आप नोट करो कि फाइनल सोल्यूशन अचीव हो गया है, अब नई आइट्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन फाइनल आइट्रेशन में आल्दो x जो है वो बेसिक वेरिएबल नहीं है, इस वक्त वो बेसिक सोल्यूशन में नहीं है, इस साइड पे नहीं है, और हमने आज का सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया उसको 0 कहते हुए,
और उसका कोएफिशिएंट z इक्वेशन में 0 है। वैसे तो अगर वो यहाँ कोएफिशिएंट 5 या 6 या 7 होता तो हमने फिर भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में x का आंसर 0 ही लिखना था, ठीक। लेकिन यहां पर उसका कोएफिशिएंट भी 0 है। अगर फाइनल ऑप्टिमल टेबल में कोई भी डिसीजन वेरिएबल बेसिक वेरिएबल नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं है, लेकिन z इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट 0 है, ऑल्दो मोस्ट नेगेटिव कोई भी नहीं है, लेकिन डिसीजन वेरिएबल x सॉल्यूशन में नहीं है और उसका कोएफिशिएंट 0 है, आप फोर्सफुली उसको सॉल्यूशन में शामिल कर देंगे, फोर्सफुली उसे एंटरिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। कब? ऑल्दो जरूरत नहीं है, ऑप्टिमल टेबल अचीव हो चुका है, लेकिन एक डिसीजन वेरिएबल जो सॉल्यूशन में तो नहीं है, लेकिन उसका z कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। इसका टेक्निकली मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्यूशन में ले भी जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें ये 0 का इंक्रीज करेगा, 0 का इंक्रीज करेगा और ये सॉल्यूशन में भी चला जाएगा। तो आप कहेंगे पहले z वैल्यू 12 थी, 0 का इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब तब भी 12 रहेगी। यस, तब भी 12 ही रहेगी, लेकिन ये जो x वेरिएबल है ये सॉल्यूशन मिक्स में आ जाएगा, ये बेसिक बन जाएगा। तो आपने फोर्सफुली उसको एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड कर दिया, तो ये बन गया फिर पिवट कॉलम। रेशो ली 0.67 डिवाइडेड बाय 4 6 आती है और 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आती है, ये लीविंग डिसाइड हो गया 3, ठीक है ना। और यहां से अब ये x2 जो लीव करेगा और इसकी जगह ये x जो है वो इसमें आ गया, यहां 1 होना चाहिए, यहां 1 हो गया और ऊपर नीचे इसके 0 होने चाहिए। तो ये तो पहले 0 है, अलबत्ता वो दूसरा, मतलब बाकी कॉलम वही है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि ऑल्दो नेक्स्ट आइट्रेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि डिसीजन वेरिएबल अभी बेसिक वेरिएबल नहीं बना और z इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो आप उसे फोर्सफुली एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करते। बाकी सारे स्टेप वही है, रेशो लेनी है, मिनिमम करना है, और देन अब इसके तहत y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है और नोट करें z स्टिल 12 ही है। आप कहें इसका मतलब है कि वो तो ऑप्टिमल तो 12 ही रहना था, तो क्या हमें एक नया सॉल्यूशन नहीं मिल गया? ठीक है ना, हमें एक नया सॉल्यूशन भी मिल गया है और इसकी भी वैल्यू 12 ही है। तो ये दो सॉल्यूशन हैं, या तो x0/4 कर ले या x3/2 कर लें, ये दोनों वो सॉल्यूशन हैं जो कि आपको ऑप्टिमल z ही दे 12 ही देंगे। इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कैसे पता चलता है कि इस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? फाइनल ऑप्टिमल टेबल अचीव हो गया है, नेक्स्ट आइट्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन डिसीजन वेरिएबल जो अभी बेसिक नहीं है, नॉन बेसिक है, यानी कि वो सॉल्यूशन मिक्स में नहीं आ रहा और उसका z कोएफिशिएंट 0 है, इससे मुराद ये होगी कि अगर आप उसको एज एन एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट भी कर लेंगे तब भी उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किसी चीज का इंक्रीज नहीं करना, 0 का समय इंक्रीज करना अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और देन हम कहेंगे कि इससे हमें एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं। तो जो चीजें डिस्कस की, पहले में ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हुआ, आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल लेवल पे रहा, नो सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन। दूसरा, ऑप्टिमल टेबल अचीव हो गया, लेकिन एक ऐसा डिसीजन वेरिएबल है जो अभी सॉल्यूशन मिक्स में नहीं है, बेसिक वेरिएबल नहीं है, लेकिन उसका z कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। क्योंकि उसका z कोएफिशिएंट 0 है, आप उसे फोर्सफुली अगर एंटरिंग वेरिएबल बना भी लेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पहले ही ऑप्टिमाइज हो चुकी है, मजीद उसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन आपको एक नया सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। थर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना था x + y। दो आपके पास
कंस्ट्रेंट थे, क्योंकि ग्रेटर देन है सरप्लस इसमें से माइनस होंगे और दो साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करने। वो उसी तरह से m की वैल्यू कैलकुलेट करके ये मैंने पहला टेबल बना दिया। प्रॉब्लम चूंकि मैक्सिमाइजेशन का था तो हमें मोस्ट नेगेटिव एज एन एंटरिंग वेरिएबल लेना है, तो ये एंटरिंग आ जाएगा। फिर इसकी 1 by 1 1 आ जाएगा, 2 by 1 2 आ जाएगा। अब आपको ये लिविंग वेरिएबल, तो पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां से रिमूव हो गया। अब वही क्राइटेरिया कि जी यहां पर 1 होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी 1 है, तो ये रो एज इट इज आ गई, ये रो। और यहां 0 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए न्यू टेबल में। वो कैसे अचीव करते हैं वो भी मैंने साथ सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप कर दिए। एंड देन अब आ गया, अभी भी एक मोस्ट नेगेटिव है हमारे पास और वो है y, क्योंकि S1 भी नेगेटिव है लेकिन वो -m है, y भी नेगेटिव है लेकिन वो -2m है, तो ये मोस्ट नेगेटिव फिर y हो गया। y एज एन एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया। रेशो ली नेगेटिव वो छोड़ देनी है, मोस्ट लीस्ट पॉजिटिव रेशो लेनी है, 1 डिवाइडेड बाय 2.5 आएगा और चलेगी। अब दूसरा वेरिएबल भी इस सॉल्यूशन मिक्स से लीव कर जाएगा और इसकी जगह y आ जाएगा। ये मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन कर दी और सॉल्यूशन से वो एग्जिस्ट कर गया है एंड देन उसकी जगह जो है वो y आ गया। अब अगर आप नोट करें कि विच वन इज द मोस्ट नेगेटिव, ऑल्दो सॉल्यूशन आ गया है लेकिन आइट्रेशन तो अभी स्टॉप नहीं हुई। आइट्रेशन उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगी जब तक हमें मोस्ट नेगेटिव नहीं मिलता जाएगा। अभी भी मोस्ट नेगेटिव है और वो है ये वाला। फिर एक आइट्रेशन करनी होगी, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे -3, इसको इससे डिवाइड करेंगे -3, सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अब आप अगर नोट करें कि अगर आप एक्चुअली कर भी देंगे इसको, यानी कि अगर आप सेलेक्ट कर भी लेंगे तो यहां से एक ने लीव होना है, लिविंग वेरिएबल डिसाइड हो गया क्योंकि इसने एंटरिंग होनी है, अगले ने लीव करना है। मैं कहता हूं कि यहां पर अगर मैं लीव करवा भी दूं तो x ने यहां से लीव कर जाना है, आल्दो यहां पर कोई लीविंग के लिए है नहीं, ठीक है ना। लीव अब उसने तो एंटर होना ही होना है क्योंकि अभी आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही। एक ने लीव होना है, एंटरिंग के लिए वेरिएबल है, लीविंग के लिए जगह नहीं बन रही। अगर मैं रेशो को ले भी लूं, लीस्ट ले भी लूं, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप लीव रेशो ले भी लें तो इवन देन यहां से लीविंग के लिए कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा आपको, और अगर आप ले भी ले तो x यहां से एज एन लीविंग डिसाइड हो रहा है, तो x को हमने बेसिक में शामिल किया है और अगले स्टेप पर पहुंचे तो x फिर लीविंग बन गया। चले, तो हमने नेक्स्ट आइट्रेशन की, फिर एक नेगेटिव आ गया, अब फिर आपको लीविंग लेना है, ये एंटरिंग होगा, इधर से फिर एक लीविंग आएगा। अगर मैं नोट करूं तो ये इस दफा लीविंग हो जाएगा y, तो x आ जाएगा और y फिर लीव हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करोगे तो फिर कोई ना कोई नेगेटिव जरूर आएगा, ये तो खत्म ही नहीं होगी, यानी कि साइक्लिकल में चले गए, आइट्रेशन चलती जा रही हैं, एक को शामिल करते हैं, अगली आइट्रेशन में वो फिर नॉन बेसिक पे चला जाता है, फिर वहां से लीव हो जाता है डिसीजन वेरिएबल। अभी आइट्रेशन चलनी है, कभी वो आ जाता है, अगली आइट्रेशन पे फिर चला जाता है, तो ये तो फिर चलता ही जाएगा, ये तो नेवर एंड है, ये तो आइट्रेशन तो नेवर एंड है, साइक्लिकल वेरिएशन। इसका कदर मतलब ये नहीं है कि ये इनफिजिबल सोल्यूशन है, क्योंकि इनफिजिबिलिटी के लिए तो एक ही कंडीशन है कि ऑप्टिमल अचीव हो जाए, लेकिन वो जो आपके पास कोएफिशिएंट है आर्टिफिशियल वो उसी में रहता है। यहाँ आर्टिफिशियल का तो इशू नहीं आ रहा, वो देखें वो सॉल्यूशन मिक्स में नहीं आ रहे,
लेकिन हो क्या रहा है, डिसीजन वेरिएबल एक स्टेज पर बेसिक बनते हैं, अगली आइट्रेशन में फिर वहां से क्विट कर जाते हैं, ये तो फिर चलता ही जाएगा सारा का सारा सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये है अनबाउंडेड सोल्यूशन। अनबाउंडेड सोल्यूशन तो मिल रहे हैं हमें, लेकिन ये सारे सोल्यूशन ही है ना, सोल्यूशन तो मिल रहे हैं, ऑल्दो ऑप्टिमलिटी नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, अभी हमने फाइनल आइट्रेशन तो हो रही है, वो आइट्रेशन होती जा रही हैं, साइक्लिकल बन गई हैं, और जब हमें ये नजर आए कि एक दफा बेसिक वेरिएबल सोल्यूशन में आ गए और अगली दफा फिर क्विट कर रहे हैं, तो अब ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ये साइक्लिकल, वो अगली आइट्रेशन में फिर आ जाएंगे, फिर कोई क्विट करेगा, तो ये तो फिर चलता ही जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम यहीं पर खत्म करेंगे, ये कहते हुए कि ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास अनबाउंडेड सोल्यूशन है। तो 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए, ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल सोल्यूशन मिक्स में है, इनफिजिबल सोल्यूशन है वो। फिर हमने कहा कि ऑप्टिमल टेबल अचीव हो गया, लेकिन एक डिसीजन वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट जी इक्वेशन में 0 आ रहा है, अभी भी वो सोल्यूशन मिक्स में नहीं आ रहा, उसको आप अगर फोर्सफुली एंटर भी कर देंगे तो एक नया सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। तीसरा प्रॉब्लम डिस्कस किया कि आप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक डिसीजन वेरिएबल एक आइट्रेशन पे बेसिक बनता है, सोल्यूशन में आता है, अभी आइट्रेशन और अगली करते हैं, वो फिर वहां से निकल जाता है, अगली आइट्रेशन में उसको अगर इंक्लूड करते हैं तो देखिए इसमें से अब वाई लीव कर जाएगा, एक्स अगर आ जाएगा तो वाई लीव करके फिर उधर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसमें फिर ना कोई नेगेटिव आ जाना है, तो ये तो आइट्रेशन है नेवर एंड्स, जैसे वो इन्फिनिट लूप नहीं आपका चलता रहता, तो आप कहते हो डू बाई लूप ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो ब्रेक फिर अब ये ऐसे ही है कि चलो क्योंकि वो वापस चले जाता है, सोल्यूशन मिक्स को छोड़ देता है, लीव कर देता है, तो हम इस प्रॉब्लम को कहेंगे कि ये इसका अनबाउंडेड सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ, ठीक है जी। देन ये एक प्रॉब्लम है वही वाला, वो फर्नीचर कंपनी वाला 2 थे, मैंने एक और इसमें कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया कि किसी भी सूरत में टेबल जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो 50 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और टेबल बना दिया। अब चूंकि 3 वेरिएबल थे तो 3 सोल्यूशन मिक्स में आ गए, मोस्ट नेगेटिव रेशो, दिस वन, दिस रेशो एंड दिस रेशो। अब ये तो आपके पास डिसाइड हो गया कि ये एंट्री है, इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अब मिनिमम रेशो 2 है, अब क्या करें, विच वन। ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं आया, आप आर्बिट्रेरली कोई एक पिक करते हैं, एनीवन, कोई एक पिक कर ले, वो कोई बात नहीं, वो अगली 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 आइट्रेशन पे जाके उसने सही हो जाना है, बस एक आइट्रेशन हमारी बढ़ेगी, और इससे मुराद होगी कि अगर 2 आपके पास जो लिविंग वेरिएबल के कैंडिडेट आ जाते हैं, मुश्किल नहीं है, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, एनीवन, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है कि देयर इज अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम व्हेन रेशो टाई हो जाती है, रेशो 2 वेरिएबल की मिनिमम रेशो सेलेक्ट करनी है, लीस्ट पॉजिटिव रेशो सेलेक्ट करनी है, और वो 2 आ गई, टाई हो गई, पहले कई मसला नहीं आ रहा था, बड़े आराम से एक वेरिएबल लिविंग डिसाइड होता था। अगर किसी भी स्टेज पे 2 लिविंग वेरिएबल डिसाइड हो रहे हो, यानी कि उनकी रेशो टाई, मिनिमम रेशो टाई कर जाए, तो मसला नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये है कि देयर इज अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम। अब बाकी स्टेज पे जो लिविंग वेरिएबल है वो 2 बन गए, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन तो कोई हर्डल नहीं है, सिर्फ एक कंफ्यूजन है जी विच वन, तो उसका सॉल्यूशन है एनीवन, कोई भी एक आप लिविंग डिसाइड कर देंगे, और जैसे कि मैंने इस के S2 लिविंग एज अ लिविंग डिसाइड कर दिया, और एंट्री तो डिसाइड हो चुका था x, तो इसकी जगह x आ गया, ठीक है, एंड देन एक आइट्रेशन और होगी, अब ये लिविंग डिसाइड होगा तो S1 यहां से लीव कर गया और उसकी जगह जो है y आ गया।
फाइनल सोल्यूशन हमारा अचीव हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे जाके दो समझ लें कि लिविंग वेरिएबल रेशो मैच कर गई हैं, उस वक्त आप कहेंगे कि चूंकि दो रेशो मैच की हुई हैं, इसलिए आप यहाँ पर फौरन डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो वेरिएबल आपके पास आ रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पर जो है वो लिविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल जो है वो चीज़ें ये जो डिसाइड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चार प्रॉब्लम आज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसको ज़रा सॉफ्टवेयर पे डालते हैं कि वो हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। जो आपको QM फॉर विंडोज़ का मैंने जो सॉफ्टवेयर बताया है, वो देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, दो वेरिएबल, दो कंस्ट्रेंट। ये मैं पहला प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनफिजिबल वाला, लाइक जो ये प्रॉब्लम आ रहा, 2x + 3y वाला, ये इनफिजिबल का जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो मैंने यहाँ पर आपसे जो है वो डिस्कस किया। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने फर्ज करें ये कोफिशिएंट नोट कर लिए, मिनिमम प्रॉब्लम है 2x + 3y, x + y, और ये वो हम इस पर QM फॉर विंडोज पे ये शामिल कर लेते हैं। मिनिमाइज करना है, इसको XY कहते हैं या इवन ऐसे भी रहने दें, हमें क्या इसमें प्रॉब्लम है, वो बहरहाल X1 और X2 करता है। इसमें 2, 3 कोफिशिएंट लेने हैं आपने, तो 1, 1, क्योंकि वो अब कंस्ट्रेंट देखिएगा लेस देन और इक्वल टू, और इधर भी 1 है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 1, 1, और यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और 4। यस, और आप अगर नोट करें तो यही है 1, 1 कोफिशिएंट इसका है 1, 1, इधर लेस देन और इक्वल टू 1, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। सॉल्व, और उसने हमें आंसर कर दिया, देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है ना। उसने सारी आइट्रेशंस परफॉर्म की, और अगर आप इसको दोबारा से करके इसकी आइट्रेशन देखेंगे भी, तो वो स्टार्ट तो करेगा, और फाइनली जब वो पहुंचता है तो देखें आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो उसके सोल्यूशन मिक्स में अब भी रहेगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो अब भी उसके सोल्यूशन में, फाइनल आइट्रेशन उसने कर दी है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें शामिल है, जिसकी वजह से उसने आंसर कर दिया कि देयर इज नो फिजिबल सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ठीक है, दिस प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सोल्यूशन। अच्छा, अब सेकंड वन नोट करते हैं, जो कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये तो इनफिजिबल है, ये अल्टरनेटिव। 2, 3 ये मैक्स का प्रॉब्लम है, 24 और 3 तो मैक्स है, और 2, 3 ये इसके कोफिशिएंट वही हैं, ये 4 है, और ये 6 है, लेस देन और इक्वल टू 24 है, और यहाँ 1 है, और ये 0 है, क्योंकि उसमें सिर्फ x है, और लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो ये भी लेस देन है, तो दोनों लेस देन, दोनों ही लेस देन, तो ये 3 है। और ये था अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, सॉल्व कर दिया। एक्चुअली जो सॉल्यूशन कह रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है कि x0 और y4, और सॉल्यूशन जो है वो 12, x0 y4, ये पहला x0 y4, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो इसका 12 है। अच्छा, अब यहां पर वो देता नहीं है सॉल्यूशन, बस वो क्या देता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मल्टीपल ऑप्शन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग रिजल्ट कहते हो तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग रिजल्ट है, अगर उसे आप रेंजिंग कहते हो तो ये समथिंग एल्स है, वो पिवट वाला वो जो था सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पर अगर आप करते हो सॉल्यूशन लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ करते हो ना, तो ग्राफ में आपको ये मिल जाएगा।
ये देखेंगे 2 वेरिएबल 0 4 3 2, तो 0 4 एंड 3 ये आप, तो वो न्यूमेरिक्स में नहीं देगा, वो करेगा। और आपने अगर करना है तो आप अपनी आइट्रेशन इसके बाद खुद अपनी एक आइट्रेशन परफॉर्म करके और दूसरा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये तो था आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो अनबाउंडेड करना, ये वाला कोएफिशिएंट 1 1 1 और -1। प्रॉब्लम जो था वो मैक्सिमाइज करना था, 1 1 1, यहाँ -1 1 और यहाँ पर भी 1, और ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर 1 आता है और इधर भी 1 आता है। ये सॉल्व करते हैं, द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। इवन ग्राफ में भी आपको कुछ नहीं देगा, सॉल्यूशन तो है ही अनबाउंडेड। याद है ना कि वो ओपन सॉल्यूशन स्पेस थी, तो वो ग्राफ में भी आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। वो कहेगा कि सॉल्यूशन जो है ना वो होगा अनबाउंडेड है। तो इसमें तो आपको ऐसा हमें कोई इस तरह की चीज नहीं है। अब जो तीसरा था उसमें कंस्ट्रेंट ज्यादा थे, 3 थे, तो मैं 3 कंस्ट्रेंट कर रहा हूं। 7 5 जो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट वाला था, 4 3 लेस देन और इक्वल टू 240, 4 3 4 and 3, 2 1 लेस देन और इक्वल टू 100, और जो तीसरा था उसमें सिर्फ x था, देयर इज नो y, और वो था लेस देन और इक्वल टू 50, लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये रिडंडेंट कंस्ट्रेंट था। अगर आप सिंपली सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा हमें कोई इंफॉर्मेशन देखें ऐसा कुछ नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो रिडंडेंसी का इसको कोई आइडिया नहीं है। अलबत्ता क्योंकि वो प्रॉब्लम था ही कुछ नहीं, वो तो अगर आप आइट्रेशंस देखते हो कि आइट्रेशन में आइट्रेशन लिस्ट देखते हो तो एक्चुअली आपको ना ये थोड़ा डिफरेंट वे से देखता है, यानी कि आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा कि ये क्या है। एक्चुअली जब वो रेशो लेता है इसकी, क्योंकि इधर वो ये चीज दिखा नहीं रहा आइट्रेशन में कि कैसे वो लिविंग के लिए क्या क्या वो काम करता है। एक्चुअली जब वो उसकी रेशो लेता है ना तो दो रेशो मैच करते हैं, इसमें नहीं आपको वो दिखा रहा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो कहेगा खुद ही मैं सारी चीजें डिसाइड कर लेता हूँ, तो आपको क्या क्या बताया जाए या क्या समझाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई इशू नहीं है, उसने खुद ही इस अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिया है, एंड देन उसने सारी की सारी आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करके और आपको एक आउटपुट रिजल्ट दिया है। अच्छा, एक मैंने आपको याद होगा कि ऑनलाइन का भी एक बताया था कि ऑनलाइन भी एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, बेशुमार है, कोई सा भी आप ऐसी एक्सरसाइज के लिए पिक कर लो। ऑनलाइन भी कुछ कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल है। ऑनलाइन सिंप्लेक्स में तो ऑनलाइन भी कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, 3 कंस्ट्रेंट है, 2 वेरिएबल, तो ये 2 वेरिएबल है। कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा था 7, यहाँ पर आ रहा था 5, then there is a 4, then there is a 3 less than or equal to and 240, 240, 2
1 लेस देन और इक्वल टू 100 और लास्ट वन जो था वो 1 और लेस देन और इक्वल टू 50। अच्छा, या 0 1 सॉल्यूशन किया इसका, उसने आइट्रेशंस परफॉर्म की। ये देखें, ये वो आपको रेशो दिखा रहा है, दोनों सेम, ठीक है ना, दोनों सेम रेशो आ रहे हैं। एंड देन वो ये लीविंग डिसाइड होगा, ये एंटरिंग डिसाइड होगा, और एक आइट्रेशन उसकी बड़ी है, और फाइनली उसने आपको जो सोल्यूशन दिया है एट द एंड वो ये 4 को 10 30 और 40, ये रेशो दिखा रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने ये आज का लेक्चर यहाँ तक, और मैंने यहाँ तक इसलिए रखा है कि एक आपको मैंने आज असाइनमेंट देनी है, और वो असाइनमेंट भी आपने अभी करके मुझे सबमिट करना, अभी करना। आप लोग 10 मिनट के बाद LMS पे जाएंगे और LMS पर एक क्वेश्चन अपीयर होगा, और साथ ही मैं असाइनमेंट का लिंक भी दूंगा, और लिंक आपका वो 20 मिनट के लिए वो लिंक है, ठीक है ना, 20 या 25 मिनट कर लें। उसमें एक छोटा सा सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम है, सारे स्टेप आपने करने हैं, करके आप उसे एक रफ पेज पे करेंगे, उसकी पिक्चर खींचेंगे, स्कैन करके उसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये आपकी एक असाइनमेंट होगी। LMS पे अभी 10 मिनट के बाद एक क्वेश्चन आएगा, आपने उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, और उस असाइनमेंट का मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आपने अटैच करनी है अपनी असाइनमेंट उस लिंक पे, जो कि 25 मिनट के लिए ओपन होगा। तो अब आज से अभी से 10 मिनट के बाद, क्योंकि आपकी क्लास 8:50 से 9:40, 9:40 से 10:30, 8:50 से 9:40, 9:40 से 10:30, और 10:30 से 11:20 तक आपकी क्लास अभी 10 बजे है, ठीक है ना, 1 घंटा और 20 मिनट कबर हैं। तो आप चले, मैं थोड़ा सा और आपको 30 मिनट्स कर देता हूँ, 30 मिनट, लेकिन सारी आइट्रेशनें आपने करनी, खुद करनी, मैनुअल। कंप्यूटर आउटपुट में आपको समझ नहीं आनी कि उसने क्या क्या किया हुआ है, मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसके ऊपर ना रहिएगा कि हम कंप्यूटर आउटपुट ले लेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से मैंने आपको टीच किया हुआ है ये उसके अपोजिटली चल रहा है, वो CB पता नहीं क्या है, P पता नहीं क्या है, Q पता नहीं क्या है, ठीक है ना। तो ये नहीं आपको आइडिया होगा कि हम इधर से आउटपुट, तो आपने अपने पेजेस पे वो स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आप लोग करो, ठीक है जी। बस अब हम मीटिंग ऑफ कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद आपने LMS पर अपने आप को अपलोड करना है, वहां एक असाइनमेंट पड़ी होगी, वो आपने सॉल्व करना है। जी अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी बोलिएगा। सर मैं अभी यूनिवर्सिटी के जा रहा था, तो रास्ते में हूँ अभी सर, आधा घंटा तो मुझे ऑलमोस्ट लग जाएगा यूनिवर्सिटी पहुँचते पहुँचते। तो सर मैं अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट कराऊँ? ये नहीं मुझे पता ये नहीं मुझे पता।